ये कहानी है एंजो नाम के एक चित्रकार की, जो अपने फुर्सत के समय में बच्चों को कराटे सिखाता है। एक शाम काम से वापस आते वक्त एंजो बस स्टैंड पर एक सिगरेट सुलगाता है, लेकिन उसी समय एक तेज स्पीड वाली कार उस पर पानी का छिटा मार देती है, जिससे उसकी सिगरेट बुझ जाती है। गुस्से से एंजो सिगरेट फेंक देता है और सड़क के किनारे पर खड़े होकर उस पर ध्यान रखता है। सिगरेट पानी में बहते हुए रियो बैंक के बिल्कुल सामने एक नाली में गिर जाती है। एंजो नाली का पीछा करते हुए एक बड़े ब्रिज तक पहुंचता है, जहां से नाली का पूरा पानी बाहर आ रहा होता है। वह ब्रिज के नीचे गटर की पाइप में घुसकर आसपास की वस्तुओं की जांच करता है और इसी बीच उसके दिमाग में उस बैंक को लूटने का ख्याल आता है। अगली सुबह एंजो अपने मित्र सेबेस्टियन से मिलने जाता है और उसे अपना प्लान बताता है। सेबेस्टियन को भी पैसे की बहुत जरूरत होती है, इसीलिए वह भी इस योजना में जुड़ जाता है। हालांकि इस लूट को करने के लिए उन्हें बहुत सारे महंगे सामान और कुछ हथियारों की जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी इन दोनों की जेबें खाली होती हैं। पैसे जुटाने के लिए एंजो अपने पुराने दोस्त डिब्बा से मिलने जाता है। डिब्बा के पास भी इतने रुपए नहीं होते कि वह इस लूट को सपोर्ट कर सके, इसीलिए वह एंजो को मारियो नाम के एक चोर का पता देता है, जो हर रोज छोटी मोटी चोरियां करता रहता है। अगली सुबह एंजो मारियो से मिलता है और उसे अपना पूरा प्लान बताता है। वह मारियो से कहता है कि अगर हम इस लूट में सफल हो गए तो तुम्हें जीवन भर चोरी करने की जरूरत नहीं रहेगी। एंजो का प्लान सुनकर मारियो पहले तो थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर भी वह इस योजना में शामिल होने को तैयार हो जाता है। उस रात वे दोनों उस नाली के पास पहुंचते हैं, जहां एंजो नाली के अंदर एक मापने वाला टेप डालता है। इसके बाद वे दोनों पाइप में जाते हैं और उस टेप की मदद से पाइप की गहराई नापते हैं। थोड़ी गणित करने के बाद एंजो मारियो से कहता है कि यार, हम अमीर बनने से सिर्फ 18 मीटर दूर हैं। हालांकि मारियो को इस बात की फिक्र होती है कि अगर लूट वाले दिन वर्षा हो गई और इस पाइप में पानी बढ़ गया तो उनका प्लान असफल हो जाएगा। इस पर एंजो उसे बताता है कि वे यह लूट तभी करेंगे जब मौसम पूरी तरह साफ होगा। मारियो भी उसकी बात मान लेता है और फिर वे लोग उस लूट की तैयारी में जुट जाते हैं। इस दौरान उन्हें पता चलता है कि उस बैंक के अंदर मोशन डिटेक्टर लगे हैं और अगर रात में किसी ने भी बैंक में घुसने की कोशिश की तो बैंक का अलार्म चालू हो जाएगा। एंजो सबको बताता है कि मोशन डिटेक्टर उनकी हलचल को नहीं बल्कि उनके शरीर की गर्मी को पकड़ते हैं। इसके बाद एंजो स्लीपिंग बैग से एक विशेष तरह का सूट बनाता है ताकि वह अपनी शरीर की गर्मी को छिपा सके। अगले दिन एंजो उस बैंक में जाता है और अंदर के हर विभाग की फोटो लेने लगता है ताकि वह बैंक के नक्शे को समझकर एक ब्लूप्रिंट बना सके। लेकिन इसी दौरान बैंक के गार्ड एंजो को फोटो लेते हुए पकड़ लेते हैं और उसे बैंक के तहखाने में ले जाते हैं। असल में यह एंजो की एक चाल थी ताकि वह बैंक के तहखाने तक पहुंच सके और वहां के लॉकरों को नजदीक से देख सके। गार्ड एंजो के कैमरे की जांच करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि एंजो ने पहले ही कैमरे का एसडी कार्ड निकाल दिया था। चूंकि गार्डों को एंजो के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। इसके बाद एंजो अपने साथियों के पास जाता है और उन्हें बैंक का ब्लूप्रिंट दिखाता है जो उसने उन फोटो से बनाया था। एंजो सबको बताता है कि हम तहखाने से होते हुए बैंक में घुसेंगे क्योंकि बैंक के सारे लॉकर तहखाने में हैं। ब्लूप्रिंट मिलने के बाद उन्होंने एक साइकिल से बैंक और नाली के बीच की दूरी मापी। उन्होंने साइकिल के टायर पर एक निशान बनाया और उसे नाली से चलाकर बैंक तक ले गए और इस दौरान टायर कितनी बार घूमा उसे गिनकर दूरी का पता लगाया। अगले दिन एंजो ने कुछ कैलकुलेशन से उस एंगल का पता लगाया जिस एंगल पर खुदाई करने से वे सीधे बैंक में पहुंचेंगे। इसी बीच एंजो ने मारियो को बताया कि वे जो पैसे चुराएंगे बैंक के पास उन पैसों का इंश्योरेंस है और इसका मतलब लूट में आम आदमियों के पैसों को कोई हानि नहीं होगी। उस रात वे सब नाली के नीचे गए और उस पाइपलाइन में एक टनल खोदने लगे। इसके साथ ही उन्होंने अल्बर्टो नाम के एक आदमी को अपनी योजना में जोड़ा जो लूट के बाद भागने में उनकी सहायता करेगा। हालांकि इतनी तैयारी के बाद भी उनकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वे बैंक के अंदर के सारे लॉकर कैसे खोलेंगे। असल में उस बैंक में कुल 400 लॉकर थे और अगर एक लॉकर खोलने में 1 मिनट लगता है तो सारे लॉकर खोलने में उन्हें कुल 6 घंटे लगेंगे। अगले दिन मारियो बैंक की दूसरी ब्रांच में गया और वहां अपने नाम से एक लॉकर लिया और उसे खोलते समय उसके सिस्टम को
ध्यान से समझा। अगले दिन मारियो और उसके साथियों ने मिलकर एक वैन चुराई, जिसका इस्तेमाल वे लूट के बाद भागने में करेंगे। इसके बाद वे अल्बर्टो के घर पहुंचे और बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगे, लेकिन तभी पुलिस की एक टीम आ गई और इनसे सवाल करने लगी, क्योंकि उन्होंने वैन सड़क के बीच में खड़ी की थी। इससे पहले कि पुलिस को शक होता, अल्बर्टो और उसकी बीवी घर से बाहर आए और पुलिस को बताया कि ये लोग उनके मेहमान हैं और उनका इंतजार कर रहे थे। उस रात वे फिर नाली में गए और टनल को आगे खोदने लगे, लेकिन कुछ घंटों की खुदाई के बाद उनकी ड्रिल मशीन खराब हो गई और काम रुक गया। ये देख मारियो बहुत नाराज हुआ और सबसे कहा कि उसने पहले ही इस काम में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है और अब वह और पैसे नहीं लगा सकता। और इतना कहकर मारियो वहां से चला गया। उस रात जब एंजो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, तब बातों में ही एंजो के मन में एक आइडिया आया। अगली सुबह वह मारियो से मिलने उसके घर गया और उसे अपना पूरा प्लान बताया। एंजो बताता है कि वे बैंक को रात में नहीं बल्कि दिन की रोशनी में लूटेंगे। असल में एंजो का प्लान ये था कि वे मुख्य द्वार से दिन में बैंक में घुसेंगे, जिससे बैंक स्टाफ और पुलिस को लगेगा कि यह बस एक साधारण चोरी है, और जब पुलिस बैंक के बाहर उनका इंतजार करेगी तब ये लोग टनल से बैंक से बाहर निकलेंगे और जब तक पुलिस को टनल का पता चलेगा ये लोग काफी दूर जा चुके होंगे। मारियो को भी एंजो का प्लान बहुत अच्छा लगा और उसने इसे अपनाने का निर्णय लिया। लूट वाले दिन इन सब ने अपने हाथों पर ग्लू लगाया ताकि वे अपनी उंगलियों के निशान छिपा सकें। इधर सेबेस्टियन टनल खोदने के लिए नाली में गया, जबकि टीम के बाकी सदस्य छिपकर बैंक में घुसे। अंदर आने के बाद उन्होंने अपने मुंह पर मास्क लगा लिया और बैंक में मौजूद सारे ग्राहकों को बंधक बना लिया। इधर बैंक के गार्ड ने कैमरे में यह सब देख लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। इधर मारियो कैशियर के पास गया और उसे एक बैग में पैसे भरने को कहा। वहीं दूसरी तरफ अल्बर्टो बैंक के पार्किंग में गया और वहां के गेट को अंदर से बंद कर दिया। अगले कुछ मिनटों में पुलिस बैंक के बाहर आ गई और जल्दी ही बैंक को हर तरफ से घेर लिया। ये सब देख एंजो ने एक बंधक को बंदूक की नोक पर लिया और उसे बैंक से बाहर ले जाकर पुलिस को धमकी देने लगा। एंजो ने कहा कि अगर किसी ने बैंक में घुसने की कोशिश की तो हम अंदर के सारे बंधकों को मार देंगे। इधर बैंक में मारियो ने एक बंधक को बंदूक की नोक पर लिया और उस गार्ड से बाहर आने को कहा। पहले तो गार्ड ने मना किया, लेकिन मारियो के बहुत धमकाने के बाद वह कमरे से बाहर आ गया। यहाँ मारियो ने गार्ड से उसकी बंदूक ली और उसे बाहर भेजने से पहले उसका फोन भी ले लिया, ताकि अगर पुलिस को उससे बात करनी हो तो इस फोन पर संपर्क कर सके। गार्ड को बाहर भेजने के बाद एंजो ने सारे कैमरों को बंद कर दिया ताकि गलती से भी उनके खिलाफ कोई प्रमाण न बचे। वहीं दूसरी तरफ एंजो बैंक के तहखाने में गया और वहां एक अलमारी को साइड किया। इधर सेबेस्टियन ने अपना काम खत्म कर लिया और टनल से बैंक में आ गया। अंदर आने के बाद एंजो और सेबेस्टियन बैंक के पार्किंग में गए और कार की डिक्की से एक मशीन निकाली। इसके बाद ये लोग लॉकर रूम में पहुंचे और मशीन को जोड़ा। असल में सेबेस्टियन, जो एक सिविल इंजीनियर है, उसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो इन लॉकरों को सिर्फ 7 सेकंड में खोल सकती थी। टीम के सब सदस्यों ने अपनी घड़ी में टाइमर सेट किया और इधर एंजो और सेबेस्टियन लॉकर तोड़ने में लग गए। इसी बीच मारियो को पता चला कि पुलिस बैंक की छत पर आ चुकी है। यहाँ मारियो ने तुरंत उस पुलिस अधिकारी को फोन किया जो इस ऑपरेशन को चला रहा था। यहाँ मारियो ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने अपने आदमियों को बिल्डिंग से नीचे नहीं उतारा तो वे अंदर के सारे बंधकों को मार देंगे। मजबूरी में कप्तान ने मारियो की बात मान ली, लेकिन फिर भी उसने सामने वाली इमारत पर 2 स्नाइपर तैनात कर दिए ताकि मौका मिलते ही वे इन चोरों को गोली मार सके। इसके बाद मारियो ने कप्तान से कहा कि तुम इस शहर के मेयर से मेरी बात कराओ, जिस पर कप्तान ने कहा कि मेयर को बैंक तक आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। वहीं दूसरी तरफ एंजो और सेबेस्टियन अब तक कई लॉकर खोल चुके थे जिनमें बहुत सारे पैसे और काफी सोना था। इधर बैंक के बाहर पुलिस इन चोरों को पकड़ने की योजना बना रही थी, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि यह बस एक छोटी चोरी है और अब ये सारे चोर बैंक में फंस चुके हैं। इसीलिए कप्तान ने मारियो को फिर कॉल किया और उसे सरेंडर करने का ऑफर दिया। यहाँ कप्तान कहता है कि अगर तुम लोगों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया तो मैं तुम्हें एक सरकारी वकील दूंगा, जिससे तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बहुत कम सजा मिलेगी। हालांकि मारियो ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और सोचने के लिए थोड़ा समय मांगा। वहीं दूसरी तरफ हम एक बुजुर्ग महिला को देखते हैं जिसका जन्मदिन है। जब मारियो को यह पता चला तो उसने इस महिला को एक चॉकलेट दी और जन्मदिन के गिफ्ट के रूप में उसे बैंक से बाहर भेज दिया। थोड़ी देर
बाद मेयर बैंक के बाहर आ गया और जब पुलिस ने मारियो की मेयर से बात कराई तो वह उसे बुरी बुरी गालियां देने लगा। इसके बाद मारियो ने कप्तान से कहा कि अब मुझे किसी मंत्री से नहीं बल्कि अपने वकील से बात करनी है। जब कप्तान ने मारियो से उसके वकील का नंबर मांगा तो उसने एक बंधक का नंबर दे दिया और जब कप्तान ने उस नंबर पर कॉल किया तो मारियो अपनी आवाज बदलकर उससे बात करने लगा। असल में मारियो ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि उसके साथियों को थोड़ा और समय मिल सके। वहीं दूसरी तरफ एंजो और बाकी लोग लूट का सारा सामान टनल में ट्रांसफर करने में लगे थे और इधर मारियो पुलिस और बंधकों को संभाल रहा था। इसी बीच हम कप्तान को देखते हैं जो मारियो के वकील यानी उस बंधक के फोन पर कॉल कर रहा था, लेकिन क्योंकि मारियो ने फोन बंद कर दिया था इसीलिए कप्तान को शक होने लगा। तभी कप्तान की नजर बैंक के बाहर की नाली पर पड़ी और अब उसे समझ आया कि बैंक से बाहर निकलने का एक तीसरा रास्ता भी है। इधर बैंक में चोरों ने लूट का सारा माल एक नाव में भर लिया और फिर एंजो ने अपने सारे हथियार बैंक की तिजोरी में छोड़ दिए। यहाँ पता चलता है कि असल में ये सारे हथियार फेक हैं क्योंकि एंजो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। इसके बाद मारियो ने सारे बंधकों को बैंक की पहली मंजिल पर बंद कर दिया और फिर एंजो के साथ यहाँ से निकलने लगा। इधर जब बंधकों को चोरों के जाने का पता चला तो उन्होंने जल्दी से अपने फोन उठाए और बाहर मौजूद परिवार वालों को कॉल करने लगे। जब कप्तान को पूरी बात समझ आई तो उसने एक टीम को बैंक के मुख्य द्वार से अंदर भेजा और दूसरी टीम को नाली के रास्ते से जाने को कहा। वहीं दूसरी तरफ हम मारियो को देखते हैं जिसने एंजो के साथ मिलकर खुदाई के सारे निशान मिटाए और जल्दी से अपने साथियों के पास पहुंच गया। अब यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ एंजो और उसके साथी इस लूट की योजना बना रहे थे। असल में एंजो जानता था कि पुलिस ये अनुमान लगा लेगी कि वे सब नाली के रास्ते भागेंगे, इसीलिए एंजो और उसके साथियों ने नाली में एक छोटा बांध बनाया ताकि यह पानी के बहाव को दूसरी दिशा में मोड़ सके और अपनी मोटर बोट से उस तरफ जा सके। इसके बाद कप्तान बैंक के तहखाने में गया जहां उसे वह टनल दिखी, लेकिन वह टनल से चोरों का पीछा नहीं कर सका क्योंकि उन्होंने टनल के मुंह पर एक बम लगा रखा था। हालांकि जल्दी ही कप्तान को पता चला कि वह भी फेक है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वे सारे चोर अपनी जगह पहुंच चुके थे। यहाँ एंजो और उसके बाकी साथी नाली से होते हुए वैन में घुसे और फिर सेबेस्टियन ने लूट का सारा माल ऊपर पहुंचाया। इसके बाद सेबेस्टियन भी ऊपर आ गया और फिर ये लोग यहाँ से चले गए और इस तरह चोरों के एक साधारण ग्रुप ने सरकार और पुलिस को मूर्ख बनाकर कुल $30 मिलियन लूट लिए। लूट के बाद ये लोग अल्बर्टो के घर पहुंचे और लूट का सारा सामान आपस में बराबर बांट लिया। इसके साथ ही उन्होंने उस वैन को भी जला दिया। अब इन सारे प्रमाणों को मिटाने के बाद ये सब अपने अपने रास्ते पर चले गए और लूट के पैसों से आराम की जीवन जीने लगे। हालांकि कुछ महीनों बाद अल्बर्टो की बीवी को पता चला कि उसके पति और एक औरत के बीच अफेयर चल रहा है। गुस्से में वह सीधे पुलिस के पास गई और उन्हें पूरा प्लान बता दिया। जैसे ही पुलिस को सब पता चला उन्होंने एक एक करके उन चोरों को गिरफ्तार कर लिया और उनका सारा पैसा जब्त कर लिया। इसके बाद हम 7 महीने बाद की कहानी देखते हैं जब एंजो जेल से रिहा हो रहा था और मारियो एक महंगी कार में जेल के बाहर उसे लेने आया था। यहाँ पता चलता है कि एंजो ने पहले ही इस बारे में सोच रखा था कि अगर वे पकड़े भी गए तो उन्हें कम सजा मिले क्योंकि लूट के समय उन्होंने फेक हथियार इस्तेमाल किए और किसी को चोट नहीं पहुंचाई। इसीलिए अदालत ने उन्हें सिर्फ 7 महीनों की सजा दी। इसके साथ ही बैंक के पास चुराए पैसों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। जांच में पुलिस को सिर्फ $1 मिलियन मिले, जिसका मतलब था कि उन चोरों ने लूट का बड़ा हिस्सा छिपा दिया था और आखिर में एंजो और उसके बाकी साथी जेल से आजाद हो गए और उन चोरी के पैसों से आराम की जीवन जीने लगे। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा।